काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी ट्रिपल सिंह की। उनका नाम ट्रिपल सिंह कैसे पड़ा ये भी हमने जाना। उनका नाम शिव शंकर सिंह था, यानी कि हर शब्द से पहले एस एस एस, इसी कारण उनका नाम ट्रिपल एस यानी कि ट्रिपल सिंह पड़ा। उसके बाद हमने जाना कि कोई भी बिना माला पहनाए उनसे भाषण नहीं करवा सकता, और जब वे भाषण देते थे तो वे ये नहीं सोचते थे कि कोई उन्हें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उन्हें मतलब सिर्फ अपनी बात कह देने से होता था। और एक बार का किस्सा याद करते हुए लेखक बताते हैं कि एक बार उनके दांत जो है वो निकलकर सड़क के किनारे छोटी नाली में गिर गए और अपने पोपले मुंह से भाषण देते हुए बड़े हास्यास्पद लग रहे थे, क्योंकि लेखक की नजर में ट्रिपल सिंह होने का एक मायने था और पोपले मुंह वाला व्यक्ति बेहद बुजुर्ग और जोकर किस्म का लग रहा था। वो ट्रिपल सिंह कहीं से नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने चर्चा करी कि किस तरीके से लेखक एक कहानी के जरिए इस एपिसोड का अंत करते हैं। कहानी थी उल्लू और कौवे को लेकर। आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और यहीं पर हमारी दूसरी कहानी का भी समापन हो गया था। अब हम यहां से आगे चलेंगे और इस उपन्यास की तीसरी कथा की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज से हम इसकी तीसरी कथा की शुरुआत करेंगे, जिसका टॉपिक है संतों असंतों और घोंघा बसंतों का 80। सच पूछिए तो जमाना हो गया था 80 गए। बीच बीच में उल्हाने सुनाई पड़ते थे संतों के कि बंधुवर जाने कब से कहां कहां मर्राते घूम रहे हो, कभी इधर भी आओगे। दुनिया क्या से क्या होती जा रही है और तुम्हारा पता नहीं। इससे पहले कि 80 घाट मियामी विद इन ब्रैकेट अमेरिका का एक समुद्री तट का आसामी हो जाए, इससे पहले कि घाट के विदेशी और चौराहे के स्वदेशी देसी मोहल्ले की खाट खड़ी कर दें, आओ और देखो कि किस कदर गड़म गदर मचा रहे हैं दड़बे के गदरहे। और आखिरकार मैं जा ही पहुंचा एक दिन। ये आज से लगभग 2.5 साल पहले का किस्सा है। मतलब जब इस बुक को लिख रहे होंगे लेखक तो उससे 2.5 साल पहले का समय है ये। मित्रों, 80 का अपना शब्द कल्पद्रुम है, दुनिया जानती है। मतलब एक अपनी डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी है। जैसा कि हर जगह की एक खासियत होती है ना, कुछ शब्द होते हैं जो उस खास रीजन में ही बोले जाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि कानपुर में कंटाप बड़ा चलता है कि कान के नीचे कंटाप मारेंगे, तो ये वहां की शब्दावली है, वोकैबुलरी है जो खास तौर से उसी रीजन में बोली जाती थी और वहीं से ये दूसरे प्रदेशों में और पूरे देश भर में फैला कंटाप मारना। उसी तरीके से 80 घाट की भी एक अपनी अलग वोकैबुलरी है। वो क्या है ये जानिए। इसके पास और कुछ नहीं, शब्दों की ही खेती है। वह इसी फसल के अन्न का निर्यात करता है और देश विदेश में। आज से 50 साल पहले अपने फार्म हाउस में उसने 2 शब्द उगाए, व्यवस्था और कार्यक्रम। कार्यक्रम उसे अपने काम का नहीं लगा। कार्यक्रम माने दारू, बोतल खोलिए, गिलास में डालिए, चुस्की लीजिए। कार्यक्रम चलाइए, देश को अस्थिर, अव्यवस्थित और तबाह कीजिए। अगर मुल्क को व्यवस्थित और स्थिर रखना है, तबाही और बर्बादी से बचाना है तो भांग लीजिए। भांग दारू की तरह कोई तैयार माल नहीं है कि खोली, डाला और पिया। व्यवस्था करनी पड़ती है इसकी, भिगोने की, धोने की, छानने घुटने की, सिलबट्टे की घंटों लगते हैं। इसलिए व्यवस्था माने भांग। भांग के लिए समय और इत्मीनान चाहिए। कार्यक्रम उनके लिए जिनके पास समय नहीं है, पादने तक की फुर्सत नहीं है। क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए व्यवस्था अपने पास रखी। कार्यक्रम दिल्ली पार्सल किया, तभी से दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं और वहीं से देश में चलाए भी जा रहे हैं। ये कल्पद्रुम के कुछ तिनके हैं, कुछ झड़े, कुछ सड़े, कुछ सूखे, कुछ बेजान। ऐसे जाने कितने तिनके हैं जो हवा में, 80 की हवा में उड़ते रहते हैं। वे कभी पकड़ में आते हैं, कभी नहीं आते। मेरी भी पकड़ में नहीं आए थे पहली बार, जब मैं एक श्रद्धाई के चरण स्पर्श के लिए झुका था। आधा ही झुक पाया था कि बूढ़े पंडित जी पीछे हटते हुए मुस्कुराकर बोले, बालक बस चरण ही छूना, आचरण नहीं, वहां करंट है। बात तब मेरी समझ में आई जब बगल में खड़े दूसरे पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अब आचरण में कहां करंट, वह तो लगता हो चुका महाराज।
तो ये देखिए पंडित जी भी आशीर्वाद देते वक्त अपने भक्तों से किस तरह के द्विअर्थी यानी कि डबल मीनिंग वाले कन्वर्सेशन करते हैं। कभी कभी तो तिनके डंठल के रूप ले लेते हैं और उन्हें समझने के लिए पूरे एक युग को समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे जब आरक्षण लागू हुआ था तो पंडित जी पिछड़ों और हरिजनों को पालागन मतलब पाई लागे पंडित जी पैर छूना के उत्तर में दिल खोलकर आशीर्वाद दिया करते थे। जा अगले जन्म में बावन ठाकुर के घर पैदा हो। उसके जाते ही भुनभुनाते भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं, जब नौकरी के लिए गिड़गिड़ाएगा और दर दर की ठोकरें खाएगा तब वो पता चलेगा। तो ये इनका बहुत पुराना राग है। जैसे ही आरक्षण के मुद्दे उठने ये लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो भीख है, खैरात है, जबकि आरक्षण का सारा मसला जो है वो रिप्रेजेंटेशन का है। बहुत से मतलब सभी जगहों पर कुछ खास लोग ही क्यों अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और ये उसकी बात कभी नहीं करते जो इन्होंने 100% आरक्षण मंदिरों में ले रखा है पंडित बनकर। वहां से ये पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, किसी दूसरे को वहां रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% जनेऊ कोटा ये अलग से ले रहे हैं। मतलब जहां सब लोग 7%, 8%, 25% कोटा ही ले पा रहे हैं, ये 100 यानी कि 110% का कोटा ले रहे हैं। उसके ऊपर ये बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को रिप्रेजेंटेशन जब मिलने लगता है तो इनको बड़ी खलबली हो जाती है। ये कल्पद्रुम अपने आप में एक बगीचा है। इस बगीचे का माली भी 80 है और मालिक भी। गणों एक ऐसी ही गांच है इस बगीचे की जो पिछले 10-15 सालों से फल फूल रही है। ये पारिभाषिक शब्द है सिंपोजियम का, सेमिनार का, परिसंवाद का, संगोष्ठी के लिए, जिसमें बड़े बड़े विद्वान और विचारक जुटते हैं, गर्मागर्म बहस करते हैं, प्रस्तावित विषय पर सहमत असहमत होते हैं, हेन होना चाहिए, तेन होना चाहिए, मेज पीट पीट कर या माइक पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और खा पीकर अपने अपने घर प्रस्थान कर जाते हैं। ये होता है गणों यानी गंडुओं या गणुओं की क्रांति। नतीजा टाए टाए फिस। क्षमा प्रार्थी हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है गणों 80 की नजर में यही इसकी पहचान है। दुनिया उससे नहीं चल रही है जो दिन रात हाय रोटी हाय दाल किए भय हैं, जो सवेरे 8 बजे घर से निकलते हैं और दिन रात ऑफिस में मराने के बाद छिनरों के क्षमा प्रार्थी हूं शाम 8 बजे घर लौटते हैं। उन्हें कहां फुर्सत कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचें। सोचने के लिए भी फुर्सत चाहिए। लोकतंत्र के चाकरों के पास कहां फुर्सत। लोकतंत्र हमसे है जिनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। सही बात है, लोकतंत्र उन्हीं के हाथों में है। पूरी व्यवस्था वही कंट्रोल करते हैं जिनके पास सोचने समझने के लिए वक्त है, वरना आम इंसान तो दाल रोटी के गदर में ही पिसा रहता है। ठीक है, शास्त्रों का मत है कि काल दुनिया का चक्कर मारकर यही विश्राम करता है भांग बूटी खाकर। बल्कि यूं कहिए कि वे अपने नौकरों चाकरों को चक्कर मारने के लिए छोड़ देता है और खुद लेटा रहता है घाट की किसी पटिया या चौतरे पर। इसलिए जहां दूसरे नगरों को राम का नाम लेने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है, वहीं 80 वालों को काम के लिए फुर्सत का समय देखना पड़ता है। राम के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। इनका काम ही क्या है, सिर्फ राम भजना और लोगों तक धर्मांधता पहुंचाते रहना, लोगों को धार्मिक उन्माद में शामिल करके रखना, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका रुझान ना होने देना। क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए गए हैं इस फुर्सत के खिलाफ। सबसे पहले नेहरू ने किया। लीजिए, नेहरू यहां भी पहुंच गए। कहा आराम हराम है। हराम उनके लिए जो हरामी थे। क्षमा प्रार्थी हूं, यहां तो सारा कुछ चकाचक था। फिर सन 80 में इनकी सड़कों पर टेम्पो चलाए गए, फिर 90 में महानगरी बसें। ये मनहूस दिन थे 80 के लिए। संदेह नहीं कि थोड़ी देर के लिए फुर्सत और इत्मीनान को करारे झटके लगे, लेकिन क्या क्या किया इन कोशिशों ने, क्या उखड़ा इससे। भीड़ भाड़ और भाग दौड़ की दुनिया में गंगा के कंधे पर उभा हुआ ये टापू माथे पर मिसबरी की तरह, मतलब गंगा के बीचों बीच ये टापू है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आपके माथे के ऊपर जो है ना वो पिंपल निकल आता है ना, तो वो दूर से चमकता है। वैसे ये टापू भी गंगा के बीच में दूर से चमकता है।
इस टापू के जीने की एक ही शैली रही है तुलसी बाबा के जमाने से। जो आदमी यहाँ एक बार आया छोड़ कर नहीं गया। मतलब ये लोग कुछ नहीं करते हैं सिवाय अपने दिमाग में उल्टी सीधी प्लानिंग करने के। शताब्दियों से चले आ रहे वही चेहरे दिखेंगे आपको। वे तो रहेंगे ही, नयों की बढ़ोतरी अलग से। कोई किसी से नहीं पूछता कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी बीवियां हैं भी नहीं, कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, आदि आदि। आपके दुख से वे भले दुखी हो ले, लेकिन आपके सुख से उसे कोई परेशानी नहीं। परेशान हो वह जिसे पड़ोसी के सुखों की चिंता हो। रात दिन एक करे वह जिसे बंगला चाहिए, कार चाहिए, पद और ओहदे चाहिए। मरे वह जो ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह का मारा हो। यहाँ तो 80 किसी भी वीआईपी को PIG विद इन ब्रैकेट पिग इज इक्वल टू सुअर के बराबर भी नहीं समझता। समुचित त्रिकाल और त्रैलोक्य को अपने पोद पर लिए घूमता रहता है, छुट्टा सांड की तरह। क्षमा प्रार्थी हूं। घूमता रहता है का क्या मतलब? अब मतलब सुनिए कि इसका क्या मतलब है। बहुत ही करारा व्यंग्य किया है इन शब्दों में इन्होंने। मतलब ये कि इस पान की दुकान से उस पान की दुकान, उस पान की दुकान से इस चाय की दुकान, इस चाय की दुकान से फिर उस पान की दुकान, फिर उस चाय की दुकान से फिर इस चाय की दुकान, फिर उस पान की दुकान। कभी बैठे हैं, कभी खड़े हैं, कभी खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, और चलते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। कभी बिना चले हुए वहीं खड़े हैं जहां बैठे थे। यही दिनचर्या है गणों गदर पार्टी के इनकलाबियों या गदरहों की। चौराहे का एक फरलांग का रकबा इनका ब्रह्मांड है और पप्पू की दुकान उसकी धुरी। जैसे हम मानते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही पप्पू की दुकान जो है ये एक्सिस है इनके ब्रह्मांड का। और इनका ब्रह्मांड सिर्फ वो चौराहा है जहां पर 2 चाय की दुकानें हैं, पान की दुकान है, बस। वही इनका संसद भवन है, अशोक हॉल है, त्रिवेणी कला संगम है, बोट क्लब भी है और सेमिनार हॉल भी। सेमिनार हॉल में बैठे हैं गदरहों के पुरखा महाकवि ब्रह्मानंद सहोदर। उन्होंने संदेश भेजा था कि मुझे चाय पकौड़ी पान तुम्हारी ओर से, गीत मेरी ओर से, आ जाओ, लेन देन की क्या बात, मोहब्बत बड़ी चीज है। अब इन ब्रह्मानंद जी के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और बहुत इत्मीनान से करेंगे कि किस तरीके से दूसरों की चीजें चुराकर अपने नाम पर लिखी जाती हैं, ये भी सीखेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आज का एपिसोड मैं यहीं विराम करती हूँ। आपको ये एपिसोड कैसे लिख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं, और कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट तो है ही चेक करने के लिए। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।